नमस्कार, नादी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और आज बात करेंगे खनन कॉन्क्लेव 2024 की। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उद्योग के नक्शे पर मध्य प्रदेश को सबसे अग्रणी राज्य बनाने का यथासंभव कोशिश कर रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर प्रदेश और प्रदेश के बाहर इन्वेस्टर्स मीट आयोजित की गई हैं। अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 दिवसीय खनन कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आइए देखते हैं इस पूरी और जो खबर इस रिपोर्ट के माध्यम से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 दिवसीय खनन कॉन्क्लेव 17-18 अक्टूबर को होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के तहत यह खनन कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। कॉन्क्लेव में खनन, तेल, गैस और खनिज आधारित उद्योगों की व्यापक संभावनाएं प्रदर्शित होंगी। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश खनिज संसाधनों से समृद्ध राज्य देश का एकमात्र राज्य है जो हीरे का उत्पादन करता है। मैग्नीज और तांबा अयस्क के उत्पादन में भी अग्रणी है। राज्य रॉक फॉस्फेट उत्पादन में दूसरे, सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक चूना पत्थर उत्पादन में तीसरे और कोयला उत्पादन में चौथे स्थान पर है। कोल गैस के उत्पादन में भी राज्य दूसरे स्थान पर है। कॉन्क्लेव के आयोजन को राज्य को खनन और खनिज आधारित उद्योगों का प्रमुख केंद्र बनाने की पहल के रूप में देखा जा रहा है। इस कॉन्क्लेव में उद्योगपतियों और खनन क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। खनन कॉन्क्लेव में केंद्रीय खनन मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय राज्य मंत्री एससी दुबे और सचिव केंद्रीय खान मंत्रालय वीएल कांता राव शामिल होंगे। 600 से ज्यादा प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। इस कॉन्क्लेव में एनसीएल, एचसीएल, एनएमडीसी, ओएनजीसी और जीएआईएल जैसी प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि और अन्य राज्यों के उद्योगपति शामिल होंगे। कॉन्क्लेव में खनिज क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग के उपयोग, ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही कोल गैस जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान कई एमओयू भी हस्ताक्षरित होंगे जो राज्य के खनन बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे। तो देखा आपने, मध्य प्रदेश में नए सृजन के लिए, रोजगार के सृजन के लिए और इन्वेस्टर समिट को, निवेशकों को बुलाने के लिए जो है सीएम डॉक्टर मोहन यादव नई पहल कर रहे हैं। और ये जो पहल है 2047 प्रधानमंत्री मोदी के विजन को लेकर भी की जा रही है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए न्यूज रूम से हमारे ब्यूरो हेड जो है ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, जिस तरीके से राजधानी भोपाल में 17-18 अक्टूबर को 2 दिवसीय जो है खनन जो कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, इस आयोजन को अगर देखा जाए तो 2047 के पीएम मोदी के सपने के परिदृश्य के रूप में भी देखा जा रहा है। साथ ही मध्य प्रदेश के युवाओं को कैसे रोजगार मिले उसके तौर पर, उसकी पहल के तौर पर भी देखा जा रहा है। आखिर क्या कुछ 17 और 18 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होगा? कौन कौन से दिग्गज, कौन कौन से निवेशक यहां पर पहुंचने वाले हैं? ब्रजेश जी। देखिए कपिल, खनन कॉन्क्लेव जो हो रही है, जो मध्य प्रदेश के विकास में और रोजगार के क्षेत्र में हम कह सकते हैं मील का पत्थर साबित हो सकती है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इससे पहले क्षेत्रीय समिट की गई हैं, चाहे वो जबलपुर में हो, उज्जैन में हो, ग्वालियर में हो और सागर में हो। इसके बाद ये खनन कॉन्क्लेव है। खनन कॉन्क्लेव में खनन से संबंधित उद्योग के बारे में बातचीत की जाएगी और कैसे मध्य प्रदेश में खनन को और तेज़ी से यहाँ से जो उपलब्धता है उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, उससे जुड़े रोजगार के क्षेत्र में या उससे जुड़े उद्योग किस तरह से विकसित किया जा सकते हैं, उस पर विचार होगा। केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे, केंद्रीय सचिव भी उसमें मौजूद रहेंगे और 600 से अधिक प्रतिनिधि आ रहे हैं, जिसमें राज्य से लेकर अन्य राज्यों के प्रतिनिधि भी होंगे, उद्योगपति भी होंगे, जो उस पर चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश में जो खनन की उपलब्धता है उसका किस तरह से उपयोग किया जा सके बेहतर तरीके से। देखिए, मध्य प्रदेश में खनन की उपलब्धता के मामले में भरपूर भंडार है। हम एक समय उड़ीसा के बाद दूसरे नंबर पर आते थे, तब जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक हुआ करता था। छत्तीसगढ़ बनने के बाद 17 से अधिक
17% से अधिक हम देखते हैं खनन क्षेत्र छत्तीसगढ़ में चला गया है। उसके बाद 2.5 से 3% भी है और भरपूर मात्रा में। लेकिन उस भी मामले में भी हम कुछ क्षेत्रों में अग्रणी हैं। चाहे वो हीरे के मामले की बात करें तो हीरे में हम प्रथम स्थान पर हैं। मैग्नीज की बात करें तो 80% हमारे यहाँ बालाघाट में होता है देश में सबसे ज़्यादा। तो आप देखिए चूना पत्थर की जो बात की थी, सीमेंट के उद्योग है, उसके मामले में भी हमारे पास भरपूर खनन किया जा सकता है, खनिज है। और इसके साथ साथ कोयला, ऐसे बहुत सारे अयस्क है, तांबा है, हीरा है। तो इनकी किस तरह से उपयोगिता की जा सकती है प्रदेश में, इनकी खनन से किस तरह से रोजगार सृजित किए जा सकते हैं, और खनन के माध्यम से हम प्रदेश में और किस तरह से, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे और कोई तो आय के संसाधन है नहीं है मध्य प्रदेश में, खनिज क्षेत्र में ही उसको कुछ संभावनाएं दिख रही हैं या पर्यटन के क्षेत्र में संभावनाएं दिख रही हैं। तो वो सारी संभावनाएं इस कॉन्क्लेव में टटोली जाएंगी और किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। हीरे की हमने बात की है, हीरा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है, देखिए आप। लेकिन इसके बाद में उपलब्ध भी भरपूर मात्रा में है। लेकिन हीरे से जुड़ा व्यापार गुजरात में होता है, महाराष्ट्र में होता है, तो उससे जो संबंधित उद्योग मध्य प्रदेश में क्यों नहीं लग सकते हैं? यदि यहाँ पे उपलब्धता है, उत्पादन यहाँ पर है, लेकिन हीरा यहाँ से निकलता है और उसको गुजरात भेजा जाता है, वहाँ पे उसका जिस तरह से हीरे के व्यापारी हैं या उसका ढाला जाता है और उसके जेवरात बनाए जाते हैं, उसका उपयोग किया जाता है, तो वो उपयोग मध्य प्रदेश में भी हो सकता है। इससे लागत भी एक तरह से कम होगी कि यदि वहीं जहाँ उपलब्ध है खनिज से आप निकालिए, वहीं पर आपके कारखाने होंगे, संसाधन होंगे और उस व्यापार किया जा सकता है। तो स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलेगा, जिस तरह से गुजरात में रोजगार मिला है। कोयले के मामले में भी हम किस तरह से और बेहतर यहाँ उद्योग लगाए जा सकते हैं। आप देखिए कि हम बिजली के मामले में बेहतर स्थिति में हैं, कोयला सर्वाधिक उत्पादित मात्रा में हमारे यहाँ है। इसके बाद हम मैग्नीज की बात कर रहे हैं, बालाघाट में ही 80% भारत का। तो इसका हम कैसे बेहतर उपयोग कर सकते हैं, उस पर इस कॉन्क्लेव में विचार किया जाएगा कि मध्य प्रदेश में जो खनन है, उसकी उपलब्धता है, उसकी उपयोगिता कैसे बेहतर की जा सकती है, प्रदेश के विकास में ये कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, इससे और कौन कौन से रोजगार सृजित हो सकते हैं। उनसे संबंधित उद्योगपति इस कॉन्क्लेव में शामिल होंगे और वहाँ किस तरह से उद्योग लगाएंगे, उनसे जुड़े उद्योग लगेंगे पूरे देश में, मध्य प्रदेश में, तो उसका निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में फायदा होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कपिल। अब ब्रजेश जी, यूं तो बात की जाए पूरे देश में 8 खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है, उनमें से मध्य प्रदेश जो है चौथे पायदान पर आता है। लेकिन आपने यहाँ पर बड़ा जिक्र किया है कि हमारे प्रदेश में जो है खनिज संपदा परिपूर्ण है, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो रासायनिक हो। लेकिन यहाँ से जो है खनिज उत्पादन करके जो है फिनिश्ड गुड बनाने के लिए दूसरे राज्यों में हमारे यहाँ का खनिज जाता है। क्यों ना मध्य प्रदेश में वो यूनिट्स इकाइयाँ लगाई जाएं ताकि यहीं पर उत्पादन और यहीं पर जो रॉ मटेरियल उसको फिनिश्ड गुड में बदला जाए। क्या इसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, ताकि रोजगार सृजन की बात हो रही है, जब यूनिट्स यहाँ पर स्थापित होंगी फिनिश्ड गुड बनाने की, तो लिहाजा जाहिर है कि इससे रोजगार के अवसर भी मिलेंगे मध्य प्रदेश के निवासियों को। निश्चित तौर पर कपिल, ये कॉन्क्लेव जो है उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयोजित की गई है कि खनन के क्षेत्र में हमारे पास उपलब्धता है तो हम उसका किस तरह से और उपयोग किया जा सकता है, उससे जुड़ी यूनिटें यहाँ लगाई जा सकती हैं। तो उससे संबंधित उद्योगपतियों को यहाँ बुलाया जा रहा है जो कॉन्क्लेव में शामिल होंगे, उनसे MOU भी होंगे कि किस तरह के उद्योग यहाँ लगाए जा सकते हैं, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो सरकार, जो मैंने पहले भी कहा है, उसी दिशा में आगे बढ़ रही है कि हमारे पास खनन है, उपलब्धता है, हम उसका उत्पादन भी कर रहे हैं, लेकिन उसका और किस तरह से उपयोग किया जा सकता है यूनिट लगाने, चाहे हीरे की यूनिट लगाने की बात करें, चाहे मैग्नीज की, चाहे तांबे की, चाहे अयस्क की, जो भी खनिज हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में हैं, उनसे जुड़ी यूनिट यहाँ मध्य प्रदेश में लगेगी तो उसका फायदा ज़्यादा से ज़्यादा होगा। यहाँ पे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और साथ साथ रोजगार के साथ साथ हम देखेंगे कि प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो भी मजबूत होगी, क्योंकि उससे आपको आय अर्जित होगी यदि कारखाने लगेंगे। तो उसी दिशा में सरकार बढ़ रही है कि मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, आय के संसाधन कैसे बढ़ें, किस तरह की यूनिटें यहाँ लगें। तो उससे जुड़े उद्योगपतियों को बुलाया जा रहा है, उन्हें समझाया जा रहा है कि यदि यहाँ से कोई उपलब्धता है खनन की, यदि हीरे का मैंने जिक्र किया है, हीरा यहाँ उपलब्ध है, यहाँ खनन होता है उसका और उसके बाद वो सप्लाई होता है दूसरे राज्यों में, वहाँ उसके यूनिटें हैं जहाँ बेहतर काम होता है, तो वो यूनिटें मध्य प्रदेश में ही क्यों नहीं लग सकती। तो उससे जुड़े उद्योगपतियों को जिस तरह से हम लैंड यूज कराएंगे, उनको संसाधन उपलब्ध कराएंगे, उन्हें बताएंगे कि लागत कम होगी, तो निश्चित तौर पर उस तरह की यूनिटें यहाँ लगेंगी, उद्योग यहाँ लगेंगे। तो इससे मध्य प्रदेश में, जो मैंने पहले कहा है कि उसके आय के साधन बढ़ेंगे मध्य प्रदेश के, यहाँ रोजगार जो सबसे बड़ी समस्या है उस दिशा में आपको रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो उसी दिशा में सरकार काम कर रही है, यही सरकार का उद्देश्य है खनन में कॉन्क्लेव करने के पीछे कि उससे जुड़े उद्योग मध्य प्रदेश में ही लग जाएं तो मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार मिल सकता है और उससे मध्य प्रदेश की सरकार को भी फायदा है, राज्य को भी फायदा है और बेरोजगारों को भी रोजगार मिलेगा, तो युवाओं के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकती है।
अब ब्रजेश जी, एक सवाल और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में खनिज नीति जो है 1995 में पहली बार लागू की गई थी, 2010 में दूसरी खनिज नीति आई और 2017 में तीसरी खनिज नीति आई, यानी कि वर्तमान में तीसरी खनिज नीति के तहत कार्य हो रहा है। इस तरह से जो बड़ी संख्या में जो निवेशक आ रहे हैं, खनन कॉन्क्लेव भी किया जा रहा है, तो क्या अगर जरूरत पड़ी तो क्या खनिज नीति में भी संशोधन करेगी सरकार? निश्चित तौर पर कपिल, हमने देखा है कि जिस तरह से शराब नीति आती है, जिस तरह से खनन नीति आती है, तो जो हम एक बार पहले खनन नीति लाते हैं उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं या कुछ और बेहतर करने की दिशा में सरकार विचार करती है, तो उसी हिसाब से खनिज नीतियां भी बदलती रहती हैं कि किस तरह से बेहतर उपयोग हो सके। यदि उसमें कोई लूप होल रह गए हैं जिसका खनन माफिया दुरुपयोग कर रहा है तो उनको किस तरह से रोका जा सकता है, तो पारदर्शी व्यवस्था किस तरह से बेहतर हो सकती है, ये खनन नीति में जो हर बार लाई जाती है, चाहे शिवराज सिंह चौहान लाए हैं, उन्होंने भी संशोधन किया था, कुछ सुधार किए थे। अब मोहन सरकार भी एक खनन नीति लेकर आ रही है, तो जो खामियां रह गई हैं, जो कमियां पाई गई हैं, उनको दूर करने के साथ साथ और जो उद्योगपति आ रहे हैं वो निवेश बेहतर तरीके से, उनको बेहतर माहौल मिल सके, इस तरह की खनन नीति बनाई जा रही है कि उद्योगपतियों को आकर्षित कर सके वो और यहाँ पे उद्योग लगाने की प्रोत्साहन दे सके। तो खनिज नीति को ज़्यादा कठोर न बनाते हुए लचीला बनाने की कोशिश की जा रही है, जो उद्योगपतियों को कहीं ना कहीं रोकती है मध्य प्रदेश में आने से। तो उस दिशा में सरकार काम करती है और यदि जो खामियां रहती हैं उनको दुरुस्त करती है, चाहे खनन के क्षेत्र में हो, चाहे खनन से संबंधित उद्योगों के क्षेत्र में हो, किस तरह से उनको प्रोत्साहित किया जा सकता है, किस तरह से बेहतर उत्पादन किया जा सकता है, मध्य प्रदेश के मतलब किस तरह से मध्य प्रदेश के लिए फायदेमंद हो सकती है, वो सब चीज़ों विचार की जाती हैं और इस कारण से हर बार खनिज नीति आती है और उसमें बदलाव किए जाते हैं। हमने देखा है जिस तरह से शराब नीति आई है, यदि मध्य प्रदेश सरकार को लगता था कि शराब की ज़्यादा खपत होने लगी है, ये नशे का कारोबार ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हमने देखा कि आहते बंद कर दिए थे। इससे पहले उन्होंने दुकानें कम करने का खनन नीति में प्रावधान किया था। तो इस तरह की खनन नीति हो चाहे शराब नीति हो, सरकार उसको समय समय पे बदलाव करती रही है, नई खनन नीति, नई नीति लाकर, जिससे कि जो उसमें कमियां रह जाती हैं उनको दूर किया जा सके। तो नई खनन नीति में भी हम इस तरह की वो संभावनाएं देख रहे हैं कि व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए वो सरल होगी और जो माफिया है, जो उसका दुरुपयोग करता है, उनके लिए कठोर होगी, उनके लिए जो लूप होल है उनको क्लोज करने का काम करेगी। कपिल, बिल्कुल ब्रजेश जी, देखना होगा कि 17-18 को होने वाले खनन कॉन्क्लेव से मध्य प्रदेश के युवाओं को, मध्य प्रदेश के लोगों को कितना फायदा होगा या नहीं होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए ब्रजेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बन रही अनादि टीवी के साथ।